अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस का डेली बुलेटिन कौमी शब रोज़ में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। मुल्क भर से अहम खबरों की तफसील से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। राम मंदिर ट्रस्ट पर फिर उठी उंगली, 2 नए ज़मीन घोटालों का इंकशाफ। 20 लाख की ज़मीन 2.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई। माशी बदतरीन दौर से गुजर रहा भारत, मूडीज़ एजेंसी ने GDP बढ़ने के क़यास को किया कम। महंगाई में मज़ीद इजाफे की तवक्को। पुलिस भर्ती में मुस्लिम नाम देख तिलमिला इंतहा पसंद, बंगाल के पुलिस भर्ती में OBC फहरिस्त को मुस्लिम बताया। रिकॉर्ड साज वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए बीजेपी रियासतों में टीका अंदाजी में ताख़ीर का इल्ज़ाम, मीडिया इदारों ने खोली पोल। और उत्तराखंड सरकार ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों को एलोपैथी अद्वियात लिखने की दी इजाज़त, IMA ने नाराज़गी जताई। राम मंदिर ज़मीन खरीद घोटाला मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसमें एक मज़ीद घोटाले का इंकशाफ हुआ है। अभी 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ रुपए में ख़रीद दिए जाने पर राम मंदिर ट्रस्ट अहदेदारान और बीजेपी लीडरान के खिलाफ लोगों की नाराज़गी और हंगामा ख़त्म भी नहीं हुआ था कि मुबैना तौर पर 2 नए ज़मीन घोटाले की बातें सामने आई हैं। इत्तलात के मुताबिक दोनों ज़मीन सौदों में अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय का किरदार अहम है, जिसने असल ज़मीन 20 लाख रुपये में ख़रीद कर उसे 2 करोड़ रुपये में बेची और फिर यही ज़मीन मंदिर ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी। इस तरह राम के नाम पर घोटाले की रकम असल रकम से 99 गुना ज़्यादा कीमत पर खरीदी गई है। बताया जा रहा है कि इन ज़मीन घोटालों में भी श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अहदेदारों की मिलीभगत है। हिंदी न्यूज़ पोर्टल आज तक पर इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट शाई हुई है, जिसमें बताया गया है कि 20 फरवरी 2021 को अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय ने गट नंबर 135 से 890 स्क्वायर मीटर की ज़मीन अयोध्या के महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य से 20 लाख रुपये में खरीदी थी। खरीदी गई इस ज़मीन की कीमत सर्कल रेट के हिसाब तकरीबन 35 लाख रुपए का अंदाज़ा है, जबकि 3 महीने बाद इसी ज़मीन को 11 मई 2021 को दीप नारायण ने कोट रामचंद्र हवेली की इस ज़मीन को राम मंदिर ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए में फ़रोख्त कर दी। इस ज़मीन सौदे में काबिल ज़िक्र बात यह भी है कि गवाह ट्रस्ट की तरफ से अनिल मिश्रा भी मौजूद थे और ये 2.5 करोड़ रुपए की ज़मीन उसी दिन दीप नारायण उपाध्याय के अकाउंट में RTGS कर दी गई। एक अजीब इत्तेफाक और है कि इसी ज़मीन के सौदे में ट्रस्ट के रुकन अनिल मिश्रा बतौर गवाह मौजूद रहे हैं। माशी उमूर के लिए आलमी तौर पर मारूफ मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज ने कैलेंडर साल 2021 में भारत के लिए GDP ग्रोथ रेट यानी GDP में इजाफे के क़यास को कम कर दिया है। इस रेटिंग एजेंसी ने इससे कबल साल 2021 में भारत की GDP में 13.9% का अंदाज़ा लगाया था, जिसे उसने घटाकर अब सिर्फ 9.6% तक कर दिया है। मूडीज़ ने भारत की माशी हालत पर माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया इकोनॉमिक शॉक फ्रॉम सेकेंड वेव के नाम से शायद रिपोर्ट में कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारत की माशी हालत में भी इंतहाई खस्ता रही है। माहिरीन के आदाद व शुमार बताते हैं कि अप्रैल और मई के दौरान भारत की मईशत को इंतहाई बुरे दौर से गुजरना पड़ा। धीरे धीरे रियासतों के लॉकडाउन ख़त्म करने के बाद मईशत पटरी पर लौटेगी। भारतीय शरह नमू सुस्त रवि का शिकार है। बेरोज़गारी और अफरात-ए-ज़र में भी इजाफा हुआ है। माहिरीन के मुताबिक भारतीय हुकूमत 2025 तक के GDP का तयशुदा हदफ 50 खरब करने का ख्वाब पूरा होना मुश्किल है। माहिरीन का कहना है कि हालात ठीक भी चले तो ये हदफ 26 खरब डॉलर तक ही पहुँच सकेगा। इधर मगरबी बंगाल में पुलिस भर्ती बोर्ड WBPRB ने 18 जून को सब इंस्पेक्टर 2019 के ओहदों के नताइज का ऐलान किया। इसके बाद बीजेपी युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के सदर वैभव पवार ने 50 नामों की एक फहरिस्त ट्वीट की है, जिसमें अक्सर नाम मुस्लिम दिखाई देते हैं। ममता बनर्जी पर तंज करते हुए वैभव ने लिखा है कि ममता बानोखे लहोबे से लेकर पाकिस्तान बनोबे तक सफ़र तय कर रही हैं। उसी फहरिस्त को कई राइट विंग जमातों से मुंसलिक ट्विटर हैंडल से भी शेयर किया गया, जिसका खुलासा ये निकलता है कि मगरबी बंगाल मुसलमानों के लिए संजीदा है, लेकिन चूँकि मामला हिंदू मुस्लिम नफ़रत के बीच का है, इसलिए आपको बता दें कि इसकी आड़ में नफ़रत फैलाने वाले प्रोपेगेंडा से कब बाज आते। सोशल मीडिया पर मखसूस पोस्ट करके सियासी और मजहबी नफ़रत को फैलाने वाले ये उनसर पूरी 10 सफ़हात पर मबनी रिज़ल्ट शेयर नहीं कर रहे हैं और सिर्फ मुस्लिम अक्सरत नाम वाली फहरिस्त ही शेयर कर रहे हैं, ताकि ये बताया जा सके कि बंगाल में मुसलमानों को तरजीह दी जाती है, जबकि हकीकत यह है कि फहरिस्त OBC A कैटेगरी के नौजवानों की है। बंगाल में OBC कैटेगरी समाजी और माशी लिहाज से बेहतर लोगों की होती है। ऐसे OBC समाज जिसकी समाजी और माशी हालत बेहतर ना हो, उन्हें OBC A कैटेगरी में रखा जाता है। द क्विंट के मुताबिक OBC A को 10% रिजर्वेशन दिया गया है और B कैटेगरी को 7%। इस तरह जुमला OBC को 17% रिजर्वेशन समाजी और माशी पसमानदगी तबके से ताल्लुक़ रखने वालों को दिया गया है, जबकि उसी फहरिस्त में SC समाज के 147 उम्मीदवारों के नाम शामिल है, जिन्हें शेयर नहीं किया गया। द क्विंट के मुताबिक बंगाल के 97% मुस्लिम OBC तबका है, जिनकी माशी और समाजी हालत इंतहाई खस्ता है, लेकिन सबका साथ सबका विकास का नारा सिर्फ कागज़ी और इलेक्शन तक महदूद रखने वाले खुद अपनों को भी ऑक्सीजन और दवाइयाँ फराहम करने के बजाय उसकी कालाबाजारी करते रहे और कोरोना से मरने वाले नाशों पर कपड़ों तक को नोच कर उन्होंने फ़रोख्त कर दिया।
नाज़रीन, मुल्क में कोविड-19 के कहर के दौरान मरकज़ी हुकूमत ने रिकॉर्ड साज वैक्सीन लगाने का दावा किया है। हालांकि इस दावे के बरखिलाफ सवाल भी उठ रहे हैं। मुल्क की मारूफ वेबसाइट scroll.in की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी हुकूमत के ज़ेर असर रियासतों में कोरोना टीका लगवाने की रफ्तार कम करना पीर को भारत के रिकॉर्ड साज 86 लाख टीके की खुराक देने की पहली वजह हो सकती है। इस महीने की शुरुआत में मोदी ने कहा था कि मरकज़ दवा टीका लेने वाली सभी कंपनियों से 75% टीका खरीदेगी और उन रियासतों में मुफ्त फराहम करेगी जो निजी अस्पतालों के साथ पहले 18 से 45 साल के उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन खरीद रहे थे, और शायद इसीलिए रिकॉर्ड साज वैक्सीनेशन प्रोग्राम को इस इक़दाम का नतीजा बताया गया है। आपको बता दें कि पहले 5 अप्रैल को भारत में रिकॉर्ड साज 45 लाख लोगों को टीका लगवाया गया था। उसके बाद रोज़ाना टीका अंदाजी की रफ्तार 30 लाख से भी कम रहने लगी थी। स्क्रॉल के मुताबिक कोविन पोर्टल के डेटा से पता चलता है कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आसाम जैसी रियासतों में पीर से पहले के दिनों में टीका अंदाजी में गिरावट दर्ज की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिकॉर्ड के आदात को मसनूई तौर पर बढ़ाने के लिए इस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल की गई है। यहाँ एक बात और ख़ास है कि इतवार को आमतौर पर टीका अंदाजी इंतहाई सुस्त होती है, लेकिन बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों में टीका अंदाजी गैर मामूली तौर पर बढ़ गई है, जबकि गैर बीजेपी रियासती हुकूमतों में मामूल के मुताबिक टीका अंदाजी इतवार को जारी रही। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एलोपैथी और आयुर्वेदिक की हिफाजत की सख्त जंग के दौरान उत्तराखंड में आयुर्वेदिक डॉक्टरों को एलोपैथिक दवाइयाँ लिखने की मंजूरी दी गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो पहले बाबा रामदेव के मुतनाज़ बयानों के खिलाफ मुल्की सतह पर गुस्से का इजहार कर रही है, अब उत्तराखंड के इस फैसले की मुखालिफत करते हुए इसे गैर तकनीकी बताया है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा मुल्क की कई हाई कोर्ट्स ने भी आयुर्वेदिक डॉक्टरों को एलोपैथी दवाएं लिखने को गैर कानूनी बताया है। इसके बावजूद उत्तराखंड सरकार का ये फैसला समझ से बाहर है। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि यह फैसला दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के भलाई के लिए लिया गया है, जहां प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पर अक्सर तादाद आयुर्वेदिक डॉक्टरों की है। IMA ने फैसले की मुखालिफत करते हुए इसे गैर कानूनी फैसला करार दिया है। उत्तराखंड से IMA के सेक्रेटरी अजय खन्ना ने कहा कि मिक्सोपैथी से इमरजेंसी हालात में मरीजों को ही नुकसान पहुँचेगा। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की भारत से अहम कौमी खबरें। दुनिया इस्लाम से दीगर मुसद्दिक़ा आलमी खबरों के लिए हमारे आलमी शब रोज़ बुलेटिन को देखना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।